हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बंधन रिटायरमेंट फंड की, जिनका की जो एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर है वो 28 सितंबर से 12 अक्टूबर तक ओपन है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई क्या आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, और अगर हाँ तो इसकी शुरुआत कब होनी चाहिए, यानी कि किस एज में जाकर के हमें रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो क्या इस फंड में इन्वेस्ट करना उचित होगा या इसके कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल हैं। तो इन सभी विषयों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करें कि भाई क्या आपने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करी है, क्योंकि एक सर्वे किया गया था उसमें से उसके हिसाब से बताया जाता है कि जो भारतीय हैं, तीन में से एक भारतीय जितनी भी जब रिटायरमेंट पे उनकी सेविंग्स होती है वो उनके पहले रिटायरमेंट के 5 साल में ही समाप्त हो जाती है। इसके अलावा 40% ऐसे अर्बन इंडियंस हैं जिन्होंने की रिटायरमेंट के लिए कभी भी इन्वेस्ट ही नहीं किया है। इसके अलावा 90% इंडियंस ऐसा सोचते हैं 50 साल से जिनकी ज्यादा उम्र है कि काश उन्होंने टाइम पे रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग की होती तो वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में होते। और इसके अलावा 24% इंडियंस को ये पता ही नहीं है कि भाई रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए मैं शुरुआत कहाँ से करूं। तो आपकी क्या पोजीशन है? क्या आपने अभी तक रिटायरमेंट प्लानिंग करी है? इसके अगर आपने नहीं करी है तो काफ़ी सारे रीज़न होंगे, जैसे कि अभी आप शायद बहुत ही यंग हो तो सोच रहे हो कि ये तो बहुत ही दूर की बात है, अभी से क्या सोचना। या हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि भई बच्चे हमारा देखभाल कर लेंगे। और इसके अलावा आपकी हो सकता है दूसरी प्रायोरिटीज़ हो कि भई अभी तो मुझे कार लेनी है, घर लेनी है, रिटायरमेंट तो बाद में सोचेंगे। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पास पैसे हों, सेविंग्स भी हों, लेकिन आपको पता ना हो कि कहाँ पे रिटायरमेंट के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई आपके पास कोई ट्रस्टेड एडवाइज़र ना हो, या हो सकता है कि अभी आपकी इतनी इनकम ही ना हो, इतनी मतलब सेविंग ही ना हो कि आप रिटायरमेंट के बारे में सोच सकें। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस पोज़ीशन पे हैं, और अगर आपने अभी रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करी है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या रिटायरमेंट के लिए प्लान करने को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन की बात करें तो वो तो इतना नहीं सोचते थे, एक आध पॉलिसी ले लेते थे और बस आराम से रिटायरमेंट अपनी पेंशन से ही जी लेते थे। तो उसके लिए कुछ तथ्यों को आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप 1980 से 2000 के बीच में देखेंगे तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी एवरेज इंडियन की वो 53 से 62 इयर्स थी। यानी कि लगभग अगर कोई इंसान 58 से 60 साल में रिटायर हो रहा है तो बहुत ज्यादा उसके पास ऑन एन एवरेज टाइम नहीं होता था अपनी सेविंग को कंज्यूम करने का। लेकिन अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो लगभग 70 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि कम से कम अगर आप 60 साल में भी रिटायर होते हैं तो 10 साल के लिए आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। और आने वाले टाइम में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बढ़ने ही वाली है। अगर आप 2040 के आसपास रिटायर होते हैं तो लगभग आपको 13 से 15 साल की सेविंग्स होनी चाहिए आपको रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से जीने के लिए। और 2086 में, यानी कि अगर आप काफी यंग हैं, तो जितना भी लेट आप रिटायर होंगे तो उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल के आसपास हो सकती है। तो लगभग आपको 20 साल के लिए अपना प्लान करना पड़ेगा। इसके अलावा जो मेडिकल कॉस्ट है, क्योंकि बुढ़ापे में जो हमारी मेडिकल कॉस्ट है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम करती है। चाहे आप इंश्योरेंस ले लें और सब कर लें, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी की बहुत ज्यादा कीमत हो सकती है। और ऐसा बताया जाता है कि जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो आने वाले 5 साल में डबल हो जाएगी, यानी कि जिस नॉर्मल रेट से इन्फ्लेशन बढ़ता है उससे तेजी से हमारी हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ रही है, जो कि हमारे लेटर ईयर्स में सबसे बड़ा खर्चा होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मिल्क का प्राइस 24 रुपए था 1 लीटर का 10 साल पहले, वो आने वाले 20 साल बाद 500 रुपए, ₹450 का आपको मिलेगा। 1 किलो एप्पल जो 10 साल पहले 100 रुपए में मिलते थे, लगभग ₹1000 के आसपास 20 साल में मिलेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, इतना थोड़ी होता है। तो इसके लिए अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे, जैसे कि अगर आज आपका खर्चा 30,000 रुपए महीना है, तो 20 साल बाद वो 1,30,000 हो सकता है, यानी कि 4 से 4.5 टाइम्स बढ़ सकता है,
जो कि आप अभी नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन जब उस पोजीशन में पहुंचेंगे, जब आपके पास इनकम सोर्सेज नहीं होंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे, तो 20 साल पहले आप देखेंगे कि ये जो खर्चा है 30,000, वो हो सकता है कि 10,000 या इससे भी कम हो। तो मैंने अपने ऊपर ये बैक टेस्टिंग करी है और मैंने पाया है, हालांकि ये 4 to 5 टाइम्स बोल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके मंथली खर्चे क्या है, लेकिन मैंने पाया है कि आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले मेरा 3 गुना कम खर्चा होता था। और अगर मैं 6% का प्योर इन्फ्लेशन भी लगाऊं, तो आने वाले 20 साल बाद मेरा जो आज की डेट में खर्चा है, वो 3 गुना बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसको कि हम रियलाइज नहीं करते शॉर्ट टर्म में देख करके, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई रिटायरमेंट प्लानिंग हमें कैसे करनी चाहिए, तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप खुद से कर सकते हैं, या किसी आप म्यूचुअल फंड वगैरह या किसी प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि प्रोफेशनल्स आपके लिए वो प्लान कर पाएं। तो अगर आपको खुद से करना है, तो मेरे हिसाब से आपको कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई रिटायरमेंट जब भी आपकी होगी, हो सकता है आपकी 20 साल बाद हो, 25 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, तो उस टाइम पे आपका मंथली एक्सपेंस कितना होगा। तो वो कैसे आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 20 साल बाद आपकी रिटायरमेंट होनी है, और अभी आपका मंथली ईयरली एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए है, तो आप 6% के कंपाउंडेड से इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 20 साल बाद ये कितना होगा। रफली ये 3 टाइम्स तक होगा। अगर आपका आज 10 लाख है, तो 20 साल बाद ये 30 लाख रुपए होगा। तो 30 लाख रुपए आपका खर्चा होगा साल का। और उस टाइम पे आपको देखना होगा कि रिटायरमेंट के बाद क्या आपके पास कोई पेंशन या कोई ऐसा काम आप करेंगे, जिससे कि आप थोड़ी बहुत इनकम जनरेट कर सके। मान लीजिए कि आप 10 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर पाएंगे पेंशन या दूसरे सोर्सेज से, जिसके लिए कि आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट की जरूरत नहीं है। तो वो हटा दीजिए, बचा 20 लाख रुपए। तो आप देखिए कि 20 लाख रुपए अर्न करने के लिए पैसिवली आपको कितने पैसे की जरूरत है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं तो 2 करोड़ रुपए से आराम से 20 लाख कमा सकता हूँ 10%। और आपको ये देखना होगा कि टैक्स वैक्स के बाद की बात कर रहा हूं मैं। और कुछ लोग कहेंगे कि मेरे को तो भैया, मैं तो एफडी में ही इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरे को तो शायद 4 करोड़ रुपए या 3.5 करोड़ रुपए चाहिए हो। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, उसके हिसाब से आप देखिए। मान लो कि 4 करोड़ रुपए की आपको जरूरत है 20 लाख रुपए अर्न करने के लिए, तो उसका 1.5 टाइम्स आपका होना चाहिए, अगर आप 20 साल और उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद जिएंगे। तो लगभग आपके पास 6 करोड़ रुपए होने चाहिए, तभी आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तो आप अभी से ऐसी इन्वेस्ट कीजिए कि भाई जब भी आप रिटायर हों, तो उस टाइम पे आपके पास 6 करोड़ रुपए हों, प्लस आपके पास कोई भी जो बड़े खर्चे हैं, मान लो रिटायरमेंट के बाद ऐसा कोई चीज है, जैसे कि बच्चों की कोई शादी है, एजुकेशन है, ऐसा कोई खर्चा बचा है, तो उसके लिए अलग से होना चाहिए। ये सिर्फ मंथली खर्चे निपटाने के लिए आपको 6 करोड़ रुपए चाहिए। और कोई बड़ा खर्चा है, तो उसके लिए आपके पास अलग से प्लानिंग होनी चाहिए। साथ साथ में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये तो पर्सनल हो गया, जो कि काफी मुश्किल लगता है अगर आप रेगुलरली मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं और अच्छी समझ नहीं रखते हैं। तो उसके लिए बेटर तरीका है कि भाई आप एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान ले लें। तो पहले जो ओरिजिनल या ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लान होते थे, वो ज्यादातर डेट में इन्वेस्ट करते थे कि भाई सेफ रहें। तो वो आप देखेंगे कि 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते थे, तो वो 15 साल बाद जाके 2,46,000 होते थे, जो कि पोस्ट टैक्स रिटर्न 6.2% जितना आप बोल सकते हैं कि आजकल इन्फ्लेशन भी चल रहा था। तो आप कोई ज्यादा रिटर्न नहीं कमा पाते थे। लेकिन वहीं अगर आप इक्विटी में करते, तो 11.8% की आपकी रिटर्न आ जाती। तो ग्रोथ मल्टीपल काफी अच्छा होता। तो इसलिए आजकल के जो रिटायरमेंट प्लान आ रहे हैं, जैसे कि बंधन रिटायरमेंट प्लान है, ये दोनों चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। तो उस हिसाब से ये बेटर है वर्सेस ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान। और टाइमली, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं अभी तो 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करूं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अभी 20 साल के हों या 25 साल के, मेरा ये मानना है कि जो भी आपका पहला पे चेक आता है, तभी से आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए। अगर आप 40 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, तो आपको बहुत ही छोटा अमाउंट अभी करना पड़ेगा। जैसे अगर 2,000 रुपए आप इन्वेस्ट करते 15 साल पहले, तो वो आज 8 लाख रुपए होते। लेकिन वही 2,000 रुपए आप 25 साल पहले करते, यानी कि 10 साल आप एडिशनल 2,000 रुपए महीने के इन्वेस्ट करते, जो कि साल का कितना हो गया, 2,000 मतलब 24,000 रुपए एक साल का, तो 10 साल में 2,40,000 रुपए। लेकिन उन 2,40,000 रुपए एडिशनल इन्वेस्ट करने की वजह से आपका जो कॉर्पस है, वो 4.5 गुना हो जाता।
और अगर वही आप 35 साल पहले करते, यानी कि 2,40,000 और इन्वेस्ट करते एक्स्ट्रा, तो आपका कॉर्पस 1,28,00,000 हो जाता। तो टाइमली इन्वेस्ट के बहुत ही अच्छे फायदे हैं। तो अगर आप अर्ली स्टेज में हैं तो आप लकी हैं। आप अभी से बहुत ही छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कीजिए और आप देखेंगे कि बाय द टाइम आप रिटायर होंगे फोर्सफुली या किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप बहुत ही बेटर पोजीशन में होंगे। और खुद अगर हम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि थोड़ी बहुत रिटर्न आ गई, मार्केट बढ़ गई, तो हमारा कोशिश होती है कि भाई अभी बेच दो, फिर नीचे आएगा, फिर खरीद लेंगे, लेकिन कई बार वो चीज नीचे आती ही नहीं है। तो जब अगर आप बंधन रिटायरमेंट फंड में करते हैं तो यहाँ पे 5 साल का लॉक इन है, या तो 5 साल का लॉक इन या 60 साल उम्र, इनमें से जो भी पहले आएगा। मान लो आप 58 साल की उम्र में इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 2 साल का लॉक इन होगा, लेकिन अगर आप 55 साल से नीचे के हैं तो आपका 5 साल का लॉक इन होगा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहेगी, आपको वो नहीं होगा भाई मार्केट बढ़ गई तो मैं निकाल लूं। और अब अगर बात की जाए कि भाई बंधन रिटायरमेंट के खास फायदे क्या हैं, तो भाई ये इक्विटी डेट में रखेगा 65% के आसपास। ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आर्बिट्रेज या डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू एक्सपोजर लेंगे ताकि इक्विटी का आपको टैक्सेशन बेनिफिट मिले। इसके अलावा आप रेगुलरली अगर इन्वेस्ट करते हैं सिप वगैरह के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि बेस्ट डे ऑफ द ईयर जो है वहां पे अगर आप 1,80,000 इन्वेस्ट करते हैं जिस दिन मार्केट टॉप पे है, तो वो आपके बढ़ करके 4,94,000 रुपए होते हैं। और वहीं पे अगर आप वर्स्ट डे में करते हैं तो वही पैसा बढ़कर के 7,45,000 होता है। तो इसलिए अगर आप सिप के माध्यम से करते हैं तो आप दोनों ही सिचुएशन में इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो ये अच्छा होता है। नहीं तो अदरवाइज हम देखते हैं अभी मार्केट बढ़ी हुई है, अभी नहीं करते, नीचे आने पे फिर हम डर जाते हैं, फिर नहीं करते, फिर बहुत ज्यादा नीचे पे जो करते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि इसके थ्रू करें। इसके अलावा ये मॉडल बेस्ड अप्रोच करेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे कंपनी का, फंडामेंटल स्ट्रांग देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे, सभी बेसिस पे ये इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा जहां पे भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां लीडर कंपनीज में करेंगे जो कंपाउंडिंग उन्होंने बढ़िया रिटर्न दी है, मिस प्राइस्ड है कि अच्छी कंपनीज हैं लेकिन अभी सस्ते पे अवेलेबल हैं, साइक्लिकल है, अभी डाउन डाउन साइकिल पे है, तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा डेट में ये क्वालिटी के, ड्यूरेशन के और एलोकेशन मिक्स भी बढ़िया रखेंगे। और अब अगर स्कीम डिटेल्स की बात की जाए तो 28 सितंबर से 12 अक्टूबर तक ये एनएफओ खुला है। हालांकि ये डेडलाइन आप मिस कर जाते हैं तो भी 5 बिजनेस डेज के बाद ये आपके सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल होगा, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल का लॉक इन होगा टिल रिटायरमेंट एज, जैसे मैंने डिस्कस किया। बेंचमार्क इसका क्राइसिल का जो हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स है वो रहेगा। इसमें 1,000 रुपए का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है उससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 1 रुपए के मल्टीपल पे किसी भी अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिप करनी है तो 100 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। और इनका जो असेट एलोकेशन है, 50% मिनिमम ये इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड कंपनी में करेंगे, मैक्सिमम 100%। और अगर ये 50% करते हैं तो बाकी का 50% डेट वगैरह में जाएगा, और 10% तक ये रीट या आईएनवीआईटी में कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई किसके कोई ऑल्टरनेटिव हैं या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके अलावा भी कुछ जो दूसरे फंड हाउसेस हैं उनके भी बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं। अगर आप 1 साल की रिटर्न देखेंगे तो एचडीएफसी की 30% रही है, और अगर लाइफ टाइम की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे तो एचडीएफसी के फंड ने 21% की, टाटा रिटायरमेंट ने 16% की रिटर्न दी है। एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से टाटा रिटायरमेंट बेस्ट है, एचडीएफसी नंबर 2 है, लेकिन टाटा रिटायरमेंट में 1% का एग्जिट लोड है। और अगर एयूएम के हिसाब से देखा जाए तो बड़े फंड है। तो मेरे को लगता है कि अगर आप किसी फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप शायद तो एचडीएफसी रिटायरमेंट या टाटा रिटायरमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि बंधन रिटायरमेंट अभी नया होगा, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तो एक्सपेंस रेशो थोड़ी ऑन द हायर साइड रह सकती है। तो मेरे हिसाब से आप एचडीएफसी या टाटा रिटायरमेंट में कर सकते हैं, या अदरवाइज आप पर्सनली प्लान कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन्ड और एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा डिस्क्लेमर ये है कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।